नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 7 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में शामिल हैं, उन पर हम विशेष चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाला जो एग्जाम है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे उसमें मुख्य परीक्षा हो, उसके लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल, पहला जो आर्टिकल है वो आपको द हिंदू के पेज नंबर 14 पर देखने को मिलेगा, गरबा नृत्य। ठीक है। उसके बाद पोम्पे रोग, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 पर देखने को मिलेगा। तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि हम बात करेंगे कैग की। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो भैया ये पेज नंबर 2 पर, द हिंदू के पेज नंबर 2 पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए तीनों के तीनों आर्टिकल प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कैग से क्वेश्चन आराम से बन सकता है। पोम्पे रोग और गरबा नृत्य जो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है ही। ठीक है। अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो इसको हम मेंस के लिहाज से या मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी देखेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब इसको पूरे तरीके से या व्यापक रूप से हम इस पे चर्चा करेंगे या व्यापक रूप से हम इसको कवर करेंगे, ताकि जब एग्जाम में कैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सहजता से आप उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए गरबा नृत्य की बात कर लेते हैं। तो आई होप, देखिए आपने आपने बेसिकली गरबा नृत्य की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो न्यूज को हम देख लेते हैं। तो अगर न्यूज की हम बात करें, तो गरबा जो डांस है आपका गुजरात का, वो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में क्या हो गया, बेसिकली शामिल हो गया है। ठीक है। तो ये तो है भाई आपका कंटेक्स्ट। अब बात करते हैं गरबा की। ठीक है। अब गरबा आपने नवरात्रों के समय देखा होगा, या फिर आपने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लोग अक्सर खाना खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। जो उसमें दया बहन है ना, वो हमेशा जब भी उसको कुछ खुशी होती है तो गरबा करती रहती है। या उसके अलावा आपने एक मूवी देखी है रामलीला। रामलीला मूवी में जो दीपिका पादुकोण है, तो जो नगाड़े संग जो ढोल बाजे वाला जो गाना है, उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कौन सा नृत्य किया है, गरबा नृत्य ही किया है। तो भाई गरबा नृत्य होता क्या है, कहां कहां होता है, कब होता है, क्या इसका मानना है, सारी की सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। देखिए अब अगर गरबा नृत्य की बात हो रही है तो आपको पता लग ही गया होगा कि देखो गरबा जो नृत्य है वो बेसिकली आपको ज्यादातर गुजरात में देखने को मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो कल्चर है, मतलब एक स्टेट का कल्चर दूसरे स्टेट में भी पाया जा रहा है, दूसरे स्टेट का कल्चर किसी तीसरे स्टेट में भी देखने को मिल जा रहा है। तो गरबा नाइट वगैरह नवरात्रों के समय आपने देखा होगा कि भाई एक पूरा का पूरा जो यार्ड है या जो आपका पार्क है वो बुक कर लिया जाता है, और वहां पर गरबा नाइट के उपलक्ष्य में डांस होता है। ठीक है, काफी अच्छा लगता है, आप जा सकते हैं ना। तो चलिए 2014 में इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी हैं। ठीक है, नृत्य से संबंधित। ठीक, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। साथ ही में अगर ये आपने बेसिकली ये क्वेश्चन को अगर देखा है तो आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो आपके हिस्ट्री के स्पेशल जो कल्चरल वाला हिस्सा है वहां से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो गरबा नृत्य पे भी बन सकता है। तो अगर हम गरबा नृत्य की बात करें, ठीक है, गरबा नृत्य की बात करें या गरबा डांस की बात करें, तो ये एक मिट्टी के दीपक के इर्द गिर्द किया जाता है, देवी देवताओं में रहने वाली दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो बेसिकली देखो गरबा नृत्य में क्या होता है कि जब गरबा होता है तो घूम घूम के डांस करते हैं लोग, है ना। महिला और पुरुष क्या करते हैं, घूम घूम के डांस करते हैं। तो बीच में एक तो या तो फिर दिया रखा जाता है, या दिए का जो प्रतीक है, जैसे अगर आप इस जीआईएफ को देखेंगे गौर से, तो आपको यहां भी नजर आएगा कि ये जो जिसके चारों ओर ये लोग डांस कर रहे हैं, तो बीच में ये जो प्रतीक है बेसिकली ये दिया का कुछ ऐसा करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दिए के चारों ओर किया जाता है, या फिर दुर्गा देवी जो है, जो दुर्गा देवी हैं आपकी, उनके छवि के आसपास किया जाता है, उनके छवि के चारों ओर किया जाता है। ठीक है। और वृत्ताकार नृत्य जीवन के चक्रीय घूर्णन, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म कि हिंदू मान्यताओं के अनुरूप किया जाता है। तो घूम घूम के जो डांस होता है वो इसलिए होता है कि पुनर्जन्म, जीवन, मृत्यु के जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से इसको माना जाता है। तो ये सारे के सारे रीजन हैं गरबा नृत्य में
इर्द गिर्द घूमने के, और कहां पर, दीपक के इर्द गिर्द, या फिर आपकी नृत्य देवी दुर्गा की छवि के आसपास इसको किया जाता है। तो ये एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो कि गुजरात राज्य और पूरे भारत में 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है ना। तो नवरात्रि के टाइम में आपको देखा होगा कि भाई जो है कल्चरल जो ड्रेसेस हैं वो पहनी जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है जो गरबा डांस है वो किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के कुछ अन्य डांसेस की भी जो यूपीएससी जिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है, तो भारत के अगर लोकप्रिय नृत्यों की बात करें तो जैसे भरतनाट्यम है। अब आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। कथक किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। कथकली किस राज्य से संबंधित है, केरल से। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है, केरल से। मणिपुरी डांस मणिपुर से। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से। ओडिसी डांस ओडिशा से। तो आपको ये जो लोकप्रिय नृत्य हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं साइड में हट जाता हूं। तो जितने भी लोकप्रिय नृत्य हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है कि इधर आपको राज्य दे दे और इधर आपको डांस दे दे, तो शायद ऐसे भी क्वेश्चन आराम से बन सकता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। कौन कौन से हैं, जैसे स्तरीय नृत्य है, असम में देखने को मिलता है। छऊ डांस आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। भांगड़ा, अब ये तो आसान है, गिद्दा भांगड़ा ये सब कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक। रउफ जो है कश्मीर का है। घूमर राजस्थान का है। और घूमर डांस तो वैसे भी नॉर्मल मूवीज वगैरह अगर आपने देखी होंगी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर अगर ये वहां पर मतलब ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिला। बिहू असम का है, और लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये कुछ प्रमुख लोकप्रिय या जो है लोकप्रिय नृत्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अगर हम बात करें यूनेस्को के कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की, अमूर्त विरासत की, तो ये पहले अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है जिसको हम कह रहे हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये होती क्या है, तो ये वो प्रथाएं होती हैं, वो अभिव्यक्ति होती हैं, वो ज्ञान होता है, वो कौशल होता है जिन्हें समुदाय, समूह और कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानता है। तो यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में अगर आप देखोगे तो अब ये सूची 14 चीजों की हो चुकी है। 14 मतलब जो 14वां है वो क्या है आपका, 2023 में क्या शामिल हुआ है, गरबा नृत्य आपका शामिल हो चुका है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कटियाट्टम संस्कृत रंगमंच भारतीय परंपरा 2008 में सबसे पहले शामिल हुआ था, ये आपको याद रखना सबसे पहले वाला। देखिए आप, रामायण को भी शामिल इसमें किया गया है। छऊ नृत्य अभी हमने देखा था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें योगा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे बौद्ध जप को भी शामिल किया गया है। कुंभ मेला प्रसिद्ध मेला है भारत का, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में होती है, 2021 में इसे शामिल किया। और लास्ट अभी 2023 में कब क्या गया है, गुजरात के गरबा नृत्य को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो अगर आप इस सूची को देखेंगे तो ये 14 चीजों की हो चुकी है। तो 14 ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज चीजें हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल किया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी के बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिए देता हूं जिसका आंसर आपको अगेन कहां करना है, कमेंट बॉक्स में। तो गरबा नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह नृत्य आमतौर पर एक मिट्टी के दीपक के इर्द गिर्द किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मिट्टी के दीपक के इर्द गिर्द किया जाता है, या फिर जो दुर्गा माता है उनकी छवि के इर्द गिर्द किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य केवल महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जैसे महिलाएं जो चनिया चोली जो पहनती हैं, है ना, बड़ा फेमस है, जो कल्चरल ड्रेस है उसको पहनती हैं, ठीक है। तो महिला और पुरुष दोनों हैं। अगर ये किसी को याद भी नहीं रहे तो अगर उसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो वहां पर दया बहन और जो आपके जो तारक वगैरह है, जो भी वो सोसाइटी है, उसमें सारे के सारे लोग घूम घूम के डांस करते हैं, ठीक है, जिसमें जेठालाल भी होता है, ठीक है। यह केवल गुजरात तक सीमित है, नहीं, पूरे भारत, देखिए हमने बोला था कि पूरे गुजरात के अलावा पूरे भारत में
ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है, तो ये वाला आंसर क्या है आपका सही, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसी के बिहाफ पर आपको आंसर देना है ए बी सी डी, तो इनमें से कितने कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो आई होप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपकी ओर से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल का सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं क्या है। देखिए पोम्पे जो डिसीज है, ठीक है, पोम्पे डिसीज मतलब 24 ईयर्स विद इंडियाज फर्स्ट पोम्पे पेशेंट। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पोम्पे पेशेंट जो है, ये जो आपको ये बच्ची जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इन्होंने पोम्पे डिसीज के साथ अपने 24 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो पोम्पे डिसीज है वो आपकी न्यूज में आई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये आपकी पोम्पे डिसीज होती क्या है, ये पोम्पे जो डिसीज है वो क्या होती है, किस प्रकार की है बीमारी है, किस प्रकार की है बीमारी है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या इसका कुछ उपचार है क्या, क्या इसका कुछ उपचार है क्या, मतलब क्या इसके लिए कुछ दवाई है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ है अवेलेबल है क्या। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके लक्षण क्या है ये हमें पता होने चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पोम्पे डिसीज की बात करते हैं। तो पोम्पे जो डिसीज है आपकी, ऐसे ही डिसीज के बेसिस पर यूपीएससी ऑलरेडी 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जीका वायरस से संबंधित, तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि पोम्पे डिसीज से भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम पोम्पे डिसीज की बात करें तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब वंशानुगत बीमारी है, और साथ ही साथ ये एक दुर्लभ रोग है। मतलब दुर्लभ रोग का मतलब क्या होता है, रेयर डिसीज, ठीक है। अब ये रेयर डिसीज क्या है भैया, रेयर डिसीज का मतलब आप समझिए कि WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रति 1000 व्यक्तियों में 1% से भी कम, है ना, 1% या 1% से भी कम जिन लोगों में जो बीमारियां देखने को मिले, जो वंशानुगत बीमारियां देखने को मिले, वो क्या होती है आपकी रेयर डिसीज होती है। मतलब भारत में ये बहुत ही कम मात्रा की पॉपुलेशन, बहुत ही कम परसेंटेज में ये क्या होती है लोगों को होती है, ये जेनेटिक बीमारियां होती हैं। और क्या क्राइटेरिया रखा है, 1% या लेस देन 1% आपको देखने को मिलेंगी, कहां पर, कहां पर 1000 पर, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन पर। तो ये WHO ने बोला हुआ है रेयर डिसीज के बारे में। तो चलिए वापस लौटते हैं आपके पोम्पे डिसीज पर। तो एक जेनेटिक वंशानुगत और दुर्लभ रोग है। तो आई होप आपको दुर्लभ रोग जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे आपका जैसे हाथी पांव है, हाथी पांव क्या अगेन एक दुर्लभ रोग है। आपने जो एलिफेंट जो है जो हाथी पांव आपने देखा होगा, उसमें क्या होगा कि व्यक्ति के जो पैर हैं वो काफी सूज जाते हैं, काफी मोटे हो जाते हैं। आई होप कहीं ना कहीं आपने ऐसी इमेज या न्यूज में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। मतलब ये बीमारी होती कैसे है, ये बीमारी होती कैसे है, एक सेकेंड। ये बीमारी अरे हाँ, चलिए ये बीमारी होती कैसे है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोजन नामक जटिल शर्करा निर्माण के कारण ये होता है। देखो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जीन होता है एक, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो आपको एक जीन है GAA करके, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन हो जाती है तो ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, उस ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित नहीं कर पाता है, किसमें परिवर्तित नहीं कर पाता है, ग्लूकोज में। क्योंकि जैसे अगर आप फूड खाएंगे तो हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी, फूड आपका टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है उससे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा जो है बेसिकली बॉडी चलती है, ठीक है, बॉडी का ऊर्जा मिलती है उससे। अब क्या होता है इस बीमारी के अंदर जो हमारा ग्लाइकोजन नामक, ठीक है, एक जटिल शर्करा अणु है, वो क्या है ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता। क्योंकि ये जो GA नामक जीन है
इसमें म्यूटेशन हो जाता है या डिफेक्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अब ये जो बची हुई ग्लूकोज है, ये हमारे लीवर में और हमारे बॉडी में, है ना, बॉडी में बेसिकली क्या होती है, जमा लीवर में, और बेसिकली मसल्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और इसी के कारण जो रोग होता है वो होता है आपका पोम्पे रोग। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि देखो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें एक जीन होता है GA करके, है ना, GA नामक क्या होता है आपका जीन होता है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्लाइक्टोज को, ठीक है, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोजन को, सॉरी, ग्लाइकोजन को, ठीक है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को परिवर्तित करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब इस जीए में क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन में, है ना, अब इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन को परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो हमारी बॉडी के बेसिकली लीवर में और हम लीवर में और मसल्स में जमा हो जाती है, और उसके कारण जो रोग होता है वो होता है आपका कौन सा, पोम्पे रोग। ठीक है, अब इस पोम्पे रोग को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हमें शिशु, है ना, बेसिकली बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासिक इन्फेंटाइल ऑनसेट, क्लासिक रूप जो इसका है, ये हमें बिल्कुल नवजात जो बच्चे जो हाल ही में ही पैदा हुए हैं उनमें देखने को मिलता है ना। नॉन क्लासिक जो रूप है इसका, गैर क्लासिक रूप, इसमें क्या होता है, 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है तब देखने को मिलते हैं। तो 1 वर्ष से जो ज्यादा बच्चा होता है, ज्यादा का जो बच्चा होता है, लेट ऑनसेट, शैवावस्था वाले के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको ये देखने को मिलता है, मतलब 2-3 साल का जो बच्चा हुआ है उसको, उसमें ये देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बड़े लोगों को नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अब इसके उपचार की बात करें तो वर्तमान में इससे संबंधित कोई विशेषीकृत जो है इलाज है नहीं, मतलब कोई इंजेक्शन, कोई दवाई जो पिल आप ले लें, है ना, और जिससे आप ठीक हो जाएं। लेकिन हाँ, जब से ये आपका म्यूटेशन वगैरह, जेनेटिक थेरेपी वगैरह आई है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आई है, जिससे मांसपेशियों की टोन में सुधार करने और ग्लाइकोजन भंडारण को कम करने में मदद मिलती है। तो इससे जो पेशेंट है वो जीवित ज्यादा समय तक रह सकता है और नॉर्मल जीवन जी सकता है। इसके उपचार हेतु कुछ दवाइयों भी निर्देशित किया जाता है। ठीक है, दवाइयों को भी निर्देशित किया जाता है। तो चलिए इसके बेसिस पर आपको मैं एक अभ्यास प्रश्न दिए देता हूं कि यह एक वंशानुगत और दुर्लभ रोग है। बिल्कुल है, मैंने बताया कि जेनेटिक है, और दुर्लभ रोग यानी कि रेयर डिसीज, जिसको मैंने बताया कि WHO ने बोला है कि 1,000 लोगों में से 1% या 1% से कम लोगों में जो बीमारी देखने को मिलती है उसे हम दुर्लभ रोग कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह जीए नामक जीन में उत्परिवर्तित होने के कारण होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जीए नाम का जो जीव है वो ग्लाइकोजन को किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर पाता है, जो कि हमारे लीवर में और हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उसमें क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली जब ऊर्जा है वो खर्च नहीं हो पाती, तो हमें जो बच्चे हैं जिनको ये बीमारी है उनको ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में जो है समस्या होती है, और लगभग लगभग ज्यादातर केस में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, हमारा सही हो जाएगा। इसके कारण मानव शरीर में ग्लाइकोजन का रूपांतरण ग्लूकोज के रूप में नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो भैया आप सत्य और असत्य पहले देख लेते हैं। सत्य पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो इसी के आधार पर आपको बताना है कि कितने कथन सत्य हैं, ABCD। तो आई होप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मिलेगा। तो आई होप पोम्पे रोग आपको समझ में आ गया ना, कि पोम्पे रोग आपको ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, 3 प्रकार का होता है, कोई इसका इलाज है नहीं, लेकिन एक थेरेपी है, क्योंकि जेनेटिक जो है म्यूटेशन वगैरह या जेनेटिक थेरेपीज आ गई हैं, जब से वो हम इसका इलाज थोड़ा सा देख सकते हैं उस थेरेपी के हिसाब से, जहां ग्लाइकोजन जो जमा ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में उसको वो कम कर देता है। होते किस वजह से पोम्पे रोग, कि जो हमारी ग्लाइकोजन GAA नाम का जीन है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से, उत्परिवर्तन होने की वजह से वो ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में परिवर्तित नहीं कर पाता, तो इससे हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती है, और वो जो परिवर्तित नहीं हो पा रहा है ग्लाइकोजन किसको, ग्लूकोज में, तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, हमें पोम्पे रोग होता है। ठीक है, आई होप आपको पोम्पे रोग क्लियर हो गया होगा और रेयर डिसीज भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इस आर्टिकल को आप देखें तो
आर्टिकल थोड़ा सा ऐसे पॉलिटिकल है, लेकिन हमें यहां से कैग के बारे में सीखना है। केजरीवाल रिकमेंड्स कैग ऑडिट जल बोर्ड अकाउंट। तो केजरीवाल जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल का जो है ऑडिट किया जाए, जो जल बोर्ड है उसके अकाउंट को, 15 साल का जो अकाउंट है उसको ऑडिट किया जाए, जो फंड मिसयूज हो रहे हैं उसके बारे में पता लगाया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें वो किससे कह रहे हैं, कैग से कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर इस कंटेक्स्ट की बात करें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर हमें जो सीखना है वो सीखना है कैग के बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। क्यों? क्योंकि 2018 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए, अगर हम कोई भी अगेन आर्टिकल या कोई भी न्यूज डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम कैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी आधारभूत जानकारी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैग होता क्या है, काम कैसे करता है, छोटी छोटी जो चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके संवैधानिक प्रावधान है क्या, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इस कैग का कर्तव्य क्या है भाई भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, इसके पद में कुछ समस्याएं, क्या इसके ऑफिस में कुछ समस्याएं हैं या नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके कुछ समाधान भी हमें पता हो, और किसी ने कुछ इससे रिलेटेड, इस पद से रिलेटेड कुछ चीजों को सुझाया हो या सुझाव दिया हो, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कैग को अगर समझना है तो आपके घर से समझते हैं, साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए, आपके घर में जो आपकी माता पिता हैं, ठीक है, वो आपके घर के कैग हैं, लेकिन एक मामले में वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला अपने मम्मी पापा से कि मम्मी या पापा मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जा रहा हूं शॉपिंग करने। जब वो शॉपिंग करने जाएंगे आप, तो एक नियंत्रक की तरह भी काम करेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि शॉपिंग करने जा रहे हैं या घर का राशन लेने आप जा रहे हैं तो वो आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए दे देंगे वो, कि भैया आप जाइए घर का राशन लेके आइए, या आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो लीजिए 10,000 रुपए और जाइए मार्केट में और शॉपिंग करके ले आइए। ठीक है, अब जब शॉपिंग करके आप वापस आए राशन की या कपड़ों की, तो अब क्या करेंगे, वो अकाउंटिंग करेंगे, लेखा परीक्षा करेंगे। कैसे? आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि इसमें से खर्च कितना हुआ, इनमें से खर्च कितना हुआ। तो आप कहेंगे मम्मी देखो, जो मैंने राशन खरीदा है उसमें से आटा इतने का आ गया, तेल इतने का आ गया, है ना, मम्मी काजू इतने के आ गए, बादाम इतने के आ गए, मम्मी अब मुझे दिल्ली भी शिफ्ट होना तैयारी के लिए, तो वहां के लिए जो जो सामान की रिक्वायरमेंट है, बुक्स वगैरह ये सब आ गई, तो मम्मी मेरे पास अभी बचे हैं 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए क्या करेंगे, वो आपसे वापस ले लेंगे, है ना। और ज्यादा ही मेहरबान है तो बोलेंगे चलो आप रख लो, लेकिन उनको ये पता है कि देखो बच्चे के पास 1,000 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके घर में कैग का काम, मतलब अगर देखेंगे तो नियंत्रक के रूप में भी काम कर रहे हैं आपकी माताजी या पिताजी, और लेखा परीक्षक के रूप में भी काम कर रही हैं। ऐसे ही अगर हम देश के स्तर की बात करें तो बस यहां पर एक चीज परिवर्तित हो जाती है, कैग जो है, कैग जो है इसमें सी आपका जो है कंट्रोलर है, यानी कि नियंत्रक है। ठीक है, और ए जो है वो है ऑडिटर, यानी कि लेखा परीक्षा करता है, या लेखा परीक्षक भी कह सकते हैं। तो घर के मुकाबले बस यहां पर परिवर्तन इतना होता है कि ये सिर्फ लेखा परीक्षा करता है, किस चीज की, जो भी व्यय हुआ है, जो भी खर्च हुआ है, किसने खर्च किया है, सरकार ने। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हो जहां पर आपका विधानसभा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, व्यय और खर्च, मतलब एक बार गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, उसके बाद इसकी भूमिका जो है सामने आती है और उस खर्च की लेखा परीक्षा करता है ये, कि भाई जो पैसा है वो सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, नियमों के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब अपनी एक डायरी मेंटेन रखता है, सिंपल सी बात है। जबकि नियंत्रक के तौर पर घर में अगर हम देखेंगे तो वो डिसाइड करते थे कि कितना पैसा हम तुम्हें देंगे, है ना,
और कितना पैसा आपने खर्च किया, उसके बाद भी वो हिसाब किताब मांग रहा है। ये हिसाब किताब नहीं मांग सकता आपसे, ठीक है। तो मतलब जो भारतीय सरकार की जो कार्यकारी एजेंसियां हैं, उनसे कैग हिसाब नहीं मांग सकता। जबकि माता पिता के केस में जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो आपसे हिसाब मांग रहे कि कितना बचा कितना नहीं बचा। तो जो माता पिता का मैंने एग्जांपल दिया, वो आपका क्या है, ब्रिटिश मॉडल है कैग का। और ये वाला भारतीय मॉडल है, जहां ये नियंत्रक के रूप में काम नहीं करता। मतलब इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज पर कि कोई सीएफआई से या कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, संचित निधि से कितना पैसा निकालेगा या नहीं निकालेगा, कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है। पैसा निकाला, खर्च कर दिया, उसके बाद इसकी जो भूमिका है वो संज्ञान में आती है। आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिक प्रोविजंस की बात करते हैं। देखिए, भारत में अगर कैग के बेसिक प्रोविजंस की बात करें तो भैया ये आपको पता है कि एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। अब दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक सांविधिक होता है, एक आपका जो है संवैधानिक होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। मतलब जो कि आपके संविधान में मेंशन है वो आपके संवैधानिक है। जो किसी पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा कोई बॉडी बनाई जा रही है तो आपकी कैसी, सांविधिक निकाय है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। जहां अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का प्रावधान किया गया है। जैसे अगर अनुच्छेद 148 की बात करें तो कैग के स्वतंत्र पद की, अगर 148 की बात करें तो कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था कौन करता है, आपका अनुच्छेद 148 करता है। 149 में जैसे पावर्स हैं, 151 जो है सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन इसके जो कार्य हैं, ठीक है, इसके जो कार्य हैं या इसकी जो पावर्स हैं यानी कि शक्तियां हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कानून बनाकर, है ना, या अधिनियम बनाकर केंद्र सरकार तय करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें इसको अपॉइंट कौन करता है यानी कि इसकी नियुक्ति की, तो इसको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगेन राष्ट्रपति किसके, देखो पीएम नाम रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इसको बोलेगी उसी व्यक्ति को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। फिर बात आती है इसके इसके पदावधि की। तो अगर पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, ठीक है। अब इसकी बात आती है इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, है ना, उन्हीं आधारों पर उसी तरीके से विशेष बहुमत, जो संसद के जो दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भाई को कार्यकाल की सुरक्षा है, कार्यकाल की सुरक्षा है, जो भी कैग आपके रहेंगे, ठीक है, हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, इन आधारों पर हटाया सकता है। आधार क्या क्या है आपके, एक तो भाई अयोग्यता, है ना, एक आपका दुर्व्यवहार, ठीक है, ये आधार हो सकते हैं इसको हटाने के, ठीक। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसकी वेतन सेवा शर्तें ये कौन तय करता है, वेतन सेवा और शर्तें ये तय कौन करता है, ये तय करती है संसद। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो सैलरी है वो किस पर भारित होती है, भारत की संचित निधि पर यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है। तो आई होप सारे के सारे जो बेसिक बेसिक प्रोविजंस हैं जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आई होप आपको वो पता लग गए होंगे। कार्य की अगर हम इसकी बात करें तो क्या करता है, भारत के जो वित्त है बेसिकली उसका लेखा जोखा ये करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कैग की तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान का ही स्क्रीनशॉट है, जिसमें यहां साफ साफ लिखा हुआ है 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं यहां पर। फिर
उसके बाद सारी की सारी चीजें अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया एक बार कैग बन गया कोई, तो उसके बाद वो कहीं भी जाकर दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये रिपोर्ट होती है, अपनी जो रिपोर्ट है कैग, वो सबमिट कर देता है किनको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसके सामने रख देते हैं, पार्लियामेंट के सामने या फिर संसद के सामने समक्ष उनको रखते हैं। और संसद क्या करती है, इसकी जांच कराने के लिए कि कैग ने जो वित्त लेखा है, जो उसकी लेखा परीक्षा करी है, ऑडिट जिसको करा है, तो भैया वो सही करा या गलत करा है। तो इसके लिए एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, उसके पास संसद इसको भेज देती है जांच के लिए। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीजें यहां पर देखी जा सकती हैं। उसके बाद कैग के कर्तव्यों की अगर हम बात करें, कैग के अगर कर्तव्यों की बात करें, तो अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि कैग के कर्तव्य और शक्तियों को संसद कौन करेगा, तय करेगा। ठीक है, और इसके लिए एक अधिनियम भी है, कैग के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अधिनियम जो है एक, और इसमें 1976 में क्या हुआ था, संशोधन भी हुआ था। ठीक, इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठन के सभी खर्चों, देखो एक्सपेंडिचर जो भी वह हो चुका है उनको ऑडिट करना, उनका लेखांकन करना है। ठीक है, और एक मैं बता देता हूं आपको, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो आपका कैग होता है। ये जो ऑफिसर्स हैं ये यूपीएससी सीएससी के थ्रू चुने जाते हैं ना, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम के थ्रू बेस्ड ऑन द रैंक उस हिसाब से चुने जाते हैं। ठीक, बात करें इसके और कर्तव्यों की, तो भैया ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा, ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, ठीक है, कि संचित निधि में होने वाले सभी वैसे संबंधित खातों को लेखा परीक्षा, खातों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाते यानी कि पब्लिक अकाउंट की भी क्या करता है, आपकी ऑडिट करता है उनको। ठीक, जो भी ऑडिट का काम है, जहां भी सरकार का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां क्या करेगा, ये सारे की सारी चीजों का क्या, जो भी खर्चा वहां पर हुआ है उसको ऑडिट करेगा ही करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा सभी व्यापार, विनिर्माण और लाभ हानि के खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों की लेखा परीक्षा या ऑडिट करेगा, या ऐसे काम की ऑडिट करेगा जिसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुरोध पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कहने पर। ठीक, अब ऐसे जैसे रिपोर्ट आपको कहां दी जाती है, सिंपल सी बात मैंने आपकी बताई कि भैया अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको प्रेजेंट कर देते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट को देते हैं। ऐसे राज्य के केस में राज्यपाल को दे देते हैं, और राज्य विधानमंडल के पटल पर बेसिकली क्या कर देता है, उसको रख देता है। ऐसे संसद के पटल पर राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को रखता है, और फिर कैग की रिपोर्ट जाती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, और पब्लिक अकाउंट कमेटी फिर उसकी जांच करती है। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रकार की जो है रिपोर्ट ये देता है, जिसमें एक तो आपकी नियमितता लेखा परीक्षा रेगुलेटरी ऑडिट होता है, और एक में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, निष्पादन लेखा परीक्षा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अनुसार काम हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब जो भी स्कीम्स वगैरह के लिए जो भी पैसा गया है, तो उसमें कम से कम जो खर्च के साथ क्या हमने स्कीम के जो उद्देश्य थे उनको पाया कि नहीं पाया, कि उस आधार पर भी अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन अगर आपने देखो, अब देखो, अगर आप कैग के बारे में शुरू से अभी तक आराम से सारी चीजों को समझ रहे हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हो, चाहे आपका माता पिता से हम कंपैरिजन हो गया हो, घर से कंपैरिजन हो गया हो कैग का, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्मूथ लग रही होंगी। अब आपको लगेंगे तो इशू ही क्या है इसमें। लेकिन अगर मैं आपको अपॉइंटमेंट जब बता रहा था, वहां एक इशू था। एक इशू ये था कि कार्यकारी एजेंसियां जो हैं उनसे खर्च का ब्यौरा नहीं मांग सकता आपका कैग, है ना। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि कैग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए कौन कौन से इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनको हम देखते हैं। देखो, पहली समस्या है अपॉइंटमेंट की, समझो इसको गौर से। नियुक्ति पहली समस्या है। कौन नियुक्त करता है भैया, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अच्छा, राष्ट्रपति किसके कहने पर नियुक्त करता है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? सर आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? जो उसका नजदीकी व्यक्ति होगा, है ना, जो उसका नजदीकी व्यक्ति होगा उसका नाम क्या करेगा? सुझाएगा या रिकमेंड करेगा? किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, है ना। अब जो नजदीकी व्यक्ति है वो क्या करेगा? जब अपॉइंट हो जाएगा तो कैग क्या करेगा? सरकार के इशारों पर चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे, जब आपका राफेल का जो राफेल की जब डील हुई थी, तो डिफेंस सेक्रेटरी जो थे जिनके समय पे राफेल की डील हुई थी वही बाद में क्या बन गए थे? कैग बन गए थे। तो ऐसे मतलब आपके बेसिकली भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त उनको किया गया था। तो आप ऐसे में कैसे पारदर्शिता, कैसे में किसी की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं। नियुक्ति में एक बड़ी समस्या है जिसको जिसको आगे जाके मैं बताऊंगा अभी एक जो सुझाव क्या क्या है। भाई जो आपके कैग है, यानी कि बार बार मैं इसको कैग ही बोलूंगा, तो कैग की जो समस्याएं हैं, समस्याओं में से एक ये भी है कि भाई कैग का जो सुझाव है वो बाध्यकारी नहीं है, सॉरी, ठीक है, मतलब बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। जो बोल दिया तो उस पर सरकार विचार करेगी, सही लगा तो अपना लिया वरना जाइए आप, ठीक है। तो ऐसे में संवैधानिक संस्था होने के बाद भी देखिए इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरा हो गया बाइंडिंग इन नेचर नहीं है चीजें। देखिए इसमें लोक लेखा समिति की भूमिका भी पर भी सवाल उठते हैं। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, जो कि क्या करती है? जांच करती है किसकी? कैग की रिपोर्ट की। अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल 22 मेंबर होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी यही है। 15 लोकसभा के, 7 कहां से होते हैं? आपके राज्यसभा से होते हैं। और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि अध्यक्ष जो है विपक्ष का जो व्यक्ति है वो होता है, ठीक। मेजोरिटी जो है, सत्तारूढ़ी जो पार्टी है, यहां पर इसको गौर से समझने की आवश्यकता है। जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, मेजोरिटी कहां पर है? इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में है। तो जब भी निर्णय लिया जाएगा किसके पक्ष में जाएगा? सत्तारूढ़ी पार्टी के पक्ष में जाएगा। दूसरी बात समझिए, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका टेन्योर कितना है भाई? 1 साल का, ठीक है। तो कोई परमानेंट तो है नहीं, 1 साल बाद फिर दूसरी, ठीक है। उसके बाद इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो ये 22 मेंबर हैं, तो इनके पास कोई स्पेशलाइजेशन है क्या ऑडिट वगैरह का, ऑडिट करने का? बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करता है जिसकी जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां कोई विशेषज्ञता नहीं है, यहां जो मेंबर है सत्तारूढ़ी पार्टी से ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब पक्ष में देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर कहीं से सत्तारूढ़ी पार्टी का पक्ष रहेगा किसी कमेटी में, तो निर्णय किसके पक्ष में रहेगा? सत्तारूढ़ी पार्टी के पक्ष में रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक कार्यवाही रिपोर्ट होती है जिस पर क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं, मतलब जो भी कैग रिपोर्ट देता है, मान लो 10 बिंदु की कैग ने रिपोर्ट दी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उनकी जांच की है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से सरकार जो है वो जवाब देती है एक एक बिंदु पर। मतलब एक एक बिंदु पर यहां पर चर्चा होती है कि खर्च हुआ तो क्यों हुआ, क्यों, कहां, कैसे, हर चीज पर सरकार जवाब देती है। तो अगर आप देखेंगे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कार्यवाही रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट को संसद में आने ही नहीं देती है। तो चर्चा तो बाद का विषय है, पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट आए भी तो सही जिस पर चर्चा हो सके। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं दिखती हैं? पहुंच से बाहर गुप्त सेवाएं, जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, वो कैग के जो लेखा परीक्षा है, ऑडिट से बाहर होती हैं। और देखिए जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनको डिसाइड कौन करेगा? अगेन भारत सरकार करेगी कि कौन सी सर्विसेज सीक्रेट सर्विसेज है, कौन सी सर्विसेज सीक्रेट सर्विसेज नहीं है। इसके अलावा जो कार्यकारी एजेंसी है, ठीक है, कार्यकारी एजेंसी है, उनसे खर्च का ब्यौरा नहीं मांग सकता,
कैग, ठीक है, खर्च का ब्यौरा नहीं मांग सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय लेखा परीक्षा खाता सेवाएं मतलब IAAS इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज के जो पदाधिकारी होते हैं, देखा आपने कभी भी वो शीर्ष पद पर नहीं जाते, जबकि जबकि उनके पास विशेषज्ञता होती है ऑडिट की। अब इसके पीछे एक कारण है कि कैग की जो रिपोर्ट है ना, कैग की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके आधार पर जनता में परसेप्शन क्रिएट हो सकता है। जैसे यूपीए गवर्नमेंट पर 2G घोटाले का कैग रिपोर्ट के अनुसार, मतलब उन्होंने बोला था कि यहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, और कितना हुआ है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ था। तो उसके बाद लोगों में परसेप्शन बना यूपीए सरकार के लिए, ठीक है। तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टेन्योर में आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब सत्ता में आने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो इन लोगों के पास जो विशेषज्ञता है, क्या डिफेंस सेक्रेटरी के पास, जिसको एज अ कैग नियुक्त किया गया था, क्या उसके पास ऐसी कोई योग्यता रही होगी? बिल्कुल नहीं रहोगी। जबकि इनके पास योग्यता थी तो इनको वहां पर जाने का मौका नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा डेप्यूटी कैग बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? अगेन वही नियुक्ति भैया अपने लोगों की करनी है, ताकि अगेन जो जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट है वो हमारे पक्ष में आ सके, ठीक है। उसके अलावा अगेन विशेषज्ञता की कमी तो है ही, ठीक। तो लोग जो है विशेषज्ञ नहीं है इतने, और जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी का, जो सीधे बाद में कैग बना दिए गए, ठीक है। तो इन्होंने जो डील की थी बाद में कैग की रिपोर्ट में इन्होंने सौंपा कि वो सही था, है ना। तो ये समस्याएं यहां पर हो सकती हैं। अगर हम बात करें समाधान की, तो क्या क्या समाधान हो सकते हैं? देखो, जो समस्याएं हैं वही आपका समाधान भी है। समस्या क्या है? नियुक्ति से संबंधित समस्या, यानी कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड समस्याएं। आप ऐसा करो, अपॉइंटमेंट में क्या करो कि एक पैनल बना के नाम रिकमेंड करो, जिसमें जैसे आपका अगर देखो CVC वगैरह जो होते हैं, आपके सतर्कता आयोग वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री भी होते हैं, विपक्ष का नेता भी होता है, तो 2-4 लोग होते हैं उसमें, और वो नाम रिकमेंड करते हैं, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसमें संसद के ही सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य भरे हुए होते हैं, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें विशेषज्ञता पर काम करना चाहिए, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक। तो 3 से 4 पॉइंट हैं जो समाधान हो सकता है। इसके अलावा हम विश्व में कुछ ऐसे मॉडल, अच्छे मॉडल हैं जिनको अपना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, तो यहां पर जो कैग है वो केंद्र के लिए अलग है और राज्य के लिए यानी कि प्रांतों के लिए अलग है, तो ये मॉडल हम अपना सकते हैं। दूसरा, जर्मनी और जापान देश जैसे देशों में जहां जो सरकार है अगर किसी निजी कंपनी में निवेश करती है, तो जहां सरकार का पैसा लगा हुआ है भारी मात्रा में, वहां पर क्या होता है, जो ऑडिट होता है, जो लेखा परीक्षण होता है या लेखा परीक्षा होती है, वो कौन करती है? साई नाम का इंस्टीट्यूट करता है। तो बेसिकली आपका सर्वोच्च लेखा संस्थान मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है कि कुछ चीजों में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि देखो, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ने भारत के 2G घोटाले पर जो अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसमें बोला था कि 25% जो पॉइंट्स हैं या 25% जो रिपोर्ट है कैग की वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन 75% जो रिपोर्ट है कैग की वो बेबुनियाद जो है पॉइंट उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि थोड़ा पारदर्शिता, थोड़ा जिम्मेदारी के साथ और काम करेंगे तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति थे विनोद राय, जो ऑलरेडी बेसिकली कैग रह चुके थे, तो इनके कुछ सुझाव थे कि भाई एक तो हम क्या करें, जो कैग एक्ट है जिसमें जो शक्तियां वगैरह हैं कैग की, ठीक है, जो केंद्र सरकार तय करती है, तो इसमें भाई हमें क्या करना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए और इस संस्थान को और ज्यादा मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि वित्त का यहां पर मामला है, देश के वित्त का मामला है कि कहीं पैसा खर्च सही हुआ है नहीं हुआ है, ये जनता को भी पता होना चाहिए। और जो जो अकाउंटिंग हो रही है
जो लेखा परीक्षा हो रहा है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देखो अगर 100 रुपए है तो भैया उसमें से 10 मैंने यहां खर्च करे, 20 यहां खर्च करे, 20 यहां खर्च करे और 10 यहां खर्च करे। बचे हुए 40 रुपए, जल बचे हुए जो 50 रुपए हैं मान लीजिए, वो मेरे पास अभी भी ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो इसमें एकदम बिल्कुल बिल्स और ये सारी की सारी चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके बाद नया कैग चुनने के लिए कोलेजियम जैसा तंत्र हम बना सकते हैं, जहां पर सारे के सारे लोग अलग अलग जो है पार्टी से हो, या फिर उसमें जैसे प्रधानमंत्री शामिल हो गए, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो गए, या फिर एक कोलेजियम तंत्र जैसी चीज हम बनाकर क्या कर सकते हैं, दोबारा से कैग की जो नियुक्ति होती है, यानी कि जो आपके भारत के जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है उसको हम और ज्यादा पारदर्शी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पर फिर उस पर बाद में उंगली उठे कि देखो अपॉइंटमेंट आपने अपने ही बंदे की है। ठीक है, तो ये सारे के सारे समाधान है जिसे विनोद राय के द्वारा जो सुझाए गए कदम है, ठीक है, सुधार है, या फिर जो समाधान में जो हम दो मॉडल हैं बेस्ट मॉडल वर्ल्ड के, है ना, इसका अच्छे से उत्तर में मतलब जो भी आप मेंस का जब आंसर क्वेश्चन लिखें तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। और 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको समस्याओं के भी बता दिए कि ये समस्या कैग के ऑफिस में है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको गर्भानिर्तय, पॉम्पे जो डिसीज है, जो रोग है, उसके बारे में और कैग के बारे में जो कि पूरे व्यापक तरीके से कवर कर लिया गया है, जहां पर संविधान की जितनी भी चीजें हैं वो भी आपको बता दी गई है, जहां पर कैग कैसे काम करता है, कर्तव्य क्या है वो बता दी गई, कैग के पद में समस्या क्या है, कैग के पद का समाधान क्या है, और क्या किसी ने कैग के पद के लिए कुछ सुझाया है, मतलब कुछ सुधार क्या सुझाव दिए कि नहीं दिए, विनोद राय जी ने दिए, जो खुद एक कैग रह चुके हैं। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, या कुछ मॉडल जो है विश्व से कुछ हम मॉडल अपना सकते हैं, जो हम अपने आंसर्स में अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा हमें मिलेगा। ठीक है, तो आज के डीएनएस में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।